हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका साइंस टीचर और सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद आज हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं साइंस 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। आज इसका पहला लेक्चर है और हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बनती कैसे है, इसके पीछे साइंस क्या है, और हम डिटेल में समझेंगे कि एक थर्मल पावर प्लांट आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत से, फिर मैग्नेट्स और करंट के फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझेंगे। उसके बाद हम जनरेटर और थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग देखेंगे, कोल से होने वाले प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक क्विक रिकैप भी करेंगे। तो बच्चों, हम हमेशा कहते हैं कि इंसान की बेसिक नीड्स क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, राइट? लेकिन आज की मॉडर्न लाइफ में इस लिस्ट में एक चौथी चीज जुड़ गई है और वो है एनर्जी, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बिना अब गुजारा करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया है। एक मिनट के लिए सोचो, आप अभी ये लेक्चर अपने फोन या लैपटॉप पर देख रहे हो। शायद आपके रूम में फैन या एसी चल रहा है, रात को पढ़ने के लिए लाइट ऑन करते हो। ये सब किस चीज से चलता है? इलेक्ट्रिसिटी। अब इमेजिन करो कि एक दिन के लिए लाइट चली जाए, वाईफाई बंद, फोन डेड, टीवी बंद, लाइफ अचानक से रुक जाती है ना। हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं इन सब चीजों पर। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इतनी इंपॉर्टेंट चीज ये इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के पीछे एक बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक प्रिंसिपल है, एक ऐसा लॉ जिस पर दुनिया के लगभग सारे पावर प्लांट्स काम करते हैं। और इस प्रिंसिपल को डिस्कवर किया था ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने। उनकी डिस्कवरी ने पूरी दुनिया बदल दी और उस डिस्कवरी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। Yes. Let's look at the formal definition first. Electromagnetic induction is the production of an electric current in a conductor when it is exposed to a changing magnetic field. बिल्कुल, अब इसको आसान भाषा में समझो। डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, बट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये कहता है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, सोचो एक तार का कॉइल है, और आप उसके पास एक मैग्नेट को हिलाते हो, यानी उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो, तो उस कंडक्टर में अपने आप जैसे जादू से एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है। सिंपल सा रूल है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स इट। तो प्रोसेस क्या हुआ? स्टेप 1, एक मैग्नेट लो और उसे एक वायर के कॉइल के पास आगे पीछे मूव करो। स्टेप 2, जब आप मैग्नेट को मूव करते हो तो कॉइल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदलती रहती है, कभी स्ट्रांग होती है, कभी वीक। और स्टेप 3, इसी बदलती हुई यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस वायर के कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाता है, यानी पैदा हो जाता है। यही है माइकल फैराडे का अनमोल प्रिंसिपल। अब जब इसी सिंपल प्रिंसिपल को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, हम एक बहुत बड़े स्केल पर यूज करने के लिए एक मशीन बनाते हैं, उस मशीन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। शादियों में देखा है ना, जनरेटर, लाइट चली जाती है तो उसे चलाते हैं। उसका काम क्या है? सिंपल, वो मैकेनिकल एनर्जी को, यानी किसी चीज के घूमने की एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर्स में ये काम दो तरीकों से हो सकता है। पहले टाइप में मैग्नेट को स्टेशनरी रखा जाता है, यानी फिक्स्ड, और उसके बीच में कंडक्टर कॉइल को घुमाया जाता है। दूसरे टाइप में इसका उल्टा होता है, कॉइल को स्टेशनरी रखते हैं और उसके अंदर मैग्नेट को घुमाते हैं। बिल्कुल, चाहे आप कॉइल को घुमाओ या मैग्नेट को, गोल एक ही है। क्या है वो गोल? टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और इसलिए करंट इंड्यूस होता है। प्रिंसिपल वही रहता है, बस मशीन का डिजाइन अलग हो सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, पावर प्लांट्स में जो इतने बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, क्या उन्हें हाथ से घुमा सकते हैं? नहीं ना, उन्हें घुमाने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए, और ये पावर आती है एक डिवाइस से जिसे कहते हैं टर्बाइन। टर्बाइन को आप एक बहुत ही एडवांस्ड और पावरफुल फैन समझ सकते हो। इसके ब्लेड्स पर जब बहुत हाई स्पीड से स्टीम यानी भाप या पानी मारा जाता है तो ये बहुत तेजी से घूमने लगता है। ये टर्बाइन एक मेटल रॉड, जिसे शाफ्ट कहते हैं, उससे जनरेटर से जुड़ा होता है। तो जैसे ही टर्बाइन घूमता है, वो अपने साथ जनरेटर को भी घुमाता है, और जनरेटर घूमेगा तो क्या होगा? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो अब जब हमें बेसिक्स पता चल गए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जनरेटर और टर्बाइन, तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हम देखेंगे कि एक थर्मल पावर प्लांट आखिर काम कैसे करता है। इसे थर्मल क्यों कहते हैं? क्योंकि थर्म का मतलब होता है हीट। यहाँ हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। चलिए कोल से लेकर आपके घर तक बिजली के सफ़र को समझते हैं। एक थर्मल पावर प्लांट के कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं।
इनके नाम याद रखिए। पहला है बॉयलर, जिसमें पानी को उबालकर स्टीम बनाई जाती है। फिर है टर्बाइन, जिसे स्टीम घुमाती है। फिर जनरेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। उसके बाद है कंडेंसर और कूलिंग टावर, जिनका काम स्टीम को वापस ठंडा करके पानी बनाना है। और आखिर में है स्टैक यानी चिमनी, जहां से धुआं बाहर निकलता है। अब पूरे प्रोसेस को एक कहानी की तरह समझो। सबसे पहले बॉयलर नाम की एक बहुत बड़ी भट्ठी में फ्यूल यानी कोयला जलाया जाता है। इससे ट्रेमेंडस हीट पैदा होती है। इस हीट से बॉयलर के अंदर के पाइप्स में बहते हुए पानी को उबाला जाता है। ये पानी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली सुपर हीटेड स्टीम में बदल जाता है। फिर इस स्टीम को पाइप्स के थ्रू बहुत तेजी से टर्बाइन के ब्लेड्स पर छोड़ा जाता है। स्टीम के प्रेशर से टर्बाइन घूमने लगता है। टर्बाइन से जुड़ा जनरेटर घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। अब जो स्टीम टर्बाइन को घुमा चुकी है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। इस थकी हुई स्टीम को कंडेंसर में भेजा जाता है, जहां उसे ठंडा करके वापस पानी बना दिया जाता है। फिर उस पानी को पंप करके वापस बॉयलर में भेज दिया जाता है और ये साइकिल बार बार चलती रहती है। तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। प्रोसेस तो बहुत क्लेवर है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम फ्यूल के तौर पर क्या जला रहे हैं? कोयला। और जब कोयला जलता है तो क्या निकलता है? धुआं। ये धुआं हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। थर्मल पावर प्लांट से जुड़ी हुई कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की जरूरत है, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम। कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहला है एयर पोल्यूशन। कोयला जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी पॉइजनस गैसेस हवा में चली जाती हैं, जिससे एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा, सूट पार्टिकल्स। धुएं में मौजूद कार्बन के छोटे छोटे काले पार्टिकल्स, जिसे हम कालिक कहते हैं, हमारे सांस के थ्रू लंग्स में जाकर एस्थमा जैसी सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। और तीसरा, लिमिटेड फ्यूल रिजर्व्स। कोयला एक फॉसिल फ्यूल है जो जमीन के नीचे लिमिटेड है। यस, और ये तीसरा पॉइंट बहुत चिंता की बात है। कोयला बनने में लाखों साल लगते हैं, लेकिन हम उसे बहुत तेजी से जलाकर खत्म कर रहे हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से जिस स्पीड से हम आज कोयला यूज कर रहे हैं, धरती का सारा कोयला अगले 150 से 200 साल में खत्म हो सकता है। ये बहुत सीरियस बात है। हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्या छोड़कर जाएंगे? सिर्फ पोल्यूशन और अंधेरा? यही वो सवाल है जो ग्रीन एनर्जी की खोज को इतना जरूरी बना देता है। चलिए, अब हम आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। पूरा प्रोसेस याद रखना शायद थोड़ा मुश्किल लगे, इसलिए आपकी टेक्स्ट बुक में 2 बहुत ही आसान फ्लो चार्ट्स दिए गए हैं। ये आपको जरूर आने चाहिए, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। पहला फ्लो चार्ट है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का। इससे हमें पता चलता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे बदलती है। सबसे पहले कोल में स्टोर्ड होती है केमिकल एनर्जी। जब हम उसे जलाते हैं तो वो कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी यानी हीट में। उस हीट से स्टीम बनती है, जिसमें होती है काइनेटिक एनर्जी। ये स्टीम जब टर्बाइन को घुमाती है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है एज काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन। और आखिर में जनरेटर इस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है हमारी फाइनल प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सीक्वेंस क्या हुआ? केमिकल टू थर्मल, थर्मल टू काइनेटिक एंड फाइनली काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल। दूसरा फ्लो चार्ट पावर प्लांट के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। स्टेप 1, हमने फ्यूल लिया यानी कोल। स्टेप 2, उसे बॉयलर में यूज करके पानी से स्टीम बनाई। स्टेप 3, वो स्टीम टर्बाइन को घुमाने गई। स्टेप 4, टर्बाइन ने जनरेटर को घुमाया। और स्टेप 5, जनरेटर से हमें मिली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये दोनों फ्लो चार्ट्स आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इन पर क्वेश्चन जरूर आता है। बिल्कुल, ये फ्लो चार्ट्स पूरे प्रोसेस का समरी हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा कि थर्मल पावर प्लांट काम कैसे करता है, लेकिन हमने ये भी जाना कि इससे पोल्यूशन होता है और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाने का ये सबसे कॉमन तरीका इतना प्रॉब्लमैटिक है, तो इसके बेहतर ग्रीनर एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना लें और अपने प्लैनेट को नुकसान भी ना पहुंचाएं? इसी सवाल का जवाब हम इस चैप्टर के अगले लेक्चर्स में ढूंढेंगे। तब तक आज जो पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस से। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटू सा एटम, जिसे हम देख भी नहीं सकते, एक पूरे शहर को पावर दे सकता है, और कैसे जमीन के नीचे से निकली हुई गैस हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकती है। आज हम 2 पावरफुल टेक्नोलॉजीज को समझेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी एंड नेचुरल गैस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्लास 10 साइंस 2 के चैप्टर 5 का टॉपिक टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। स्टूडेंट्स, सोचिए जरा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम कोयला जलाते हैं या पानी के फोर्स का यूज करते हैं, ये सब तो ठीक है,
लेकिन एक इतना छोटा सा एटम जो इनविजिबल है, उसके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि वो एक पूरा सिटी लाइट अप कर दे? सोचो, एक एटम से इतनी एनर्जी आखिर आती कहां से है? चलिए इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर एनर्जी को समझेंगे। आप एक टाइटली पैक्ड स्प्रिंग इमेजिन कीजिए। जब आप उसे छोड़ते हैं तो सारी स्टोर्ड एनर्जी एकदम से रिलीज होती है ना? एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो भी ऐसा ही है। उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत ही स्ट्रांग फोर्स से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हमारा गोल क्या है? उस न्यूक्लियस को तोड़ना, उस स्प्रिंग को रिलीज करना। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं, उसमें से ट्रिमेंडस एनर्जी निकलती है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज करते हैं। इस प्रोसेस का एक प्रॉपर साइंटिफिक नाम है न्यूक्लियर फिजन। देखिए, फिजन वर्ड का सिंपल मतलब होता है टूटना या स्प्लिट होना। तो हम क्या करते हैं? हम एक हैवी एटम जैसे कि यूरेनियम लेते हैं और उसके न्यूक्लियस को स्प्लिट करते हैं। उसे तोड़ते हैं दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, और इस टूटने के प्रोसेस में अ मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। एग्जाम के लिए इसकी डेफिनेशन याद रखिए। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ अ हैवी एटम लाइक यूरेनियम इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई व्हिच रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब सवाल है कि ये फिजन होता कैसे है? ये एक चेन रिएक्शन है। सोचो, आपने एक डोमिनो को गिराया, वो अपने आगे वाले दो को गिराएगा, वो दो आगे चार को, अ डोमिनो इफेक्ट। यहां भी सेम वैसा ही होता है। स्टेप 1, हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को हिट करते हैं। स्टेप 2, वो न्यूक्लियस उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और अनस्टेबल हो जाता है। स्टेप 3, अनस्टेबल होने की वजह से वो फौरन दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, बैरियम और क्रिप्टॉन, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आता है, स्टेप 4। इस प्रोसेस में 3 नए न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। अब ये 3 नए न्यूट्रॉन्स 3 नए डोमिनोज की तरह आगे जाकर 3 और यूरेनियम एटम्स को हिट करते हैं। फिर उनमें से बिल्कुल सही 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। देख रहे हैं, ये रिएक्शन मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इसी को कहते हैं अ चेन रिएक्शन। सर ने अभी बताया कि इसमें ह्यूज एनर्जी निकलती है, लेकिन ये एनर्जी कितनी ह्यूज है, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए मैं आपको एक कंपैरिजन बताती हूँ जिससे आप इसकी पावर को आसानी से समझ पाएंगे। जस्ट इमेजिन, हमारे पास सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम है, सिर्फ 1 ग्राम। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम से उतनी ही हीट पैदा होती है जितनी 3 टन्स यानी 3000 किलोग्राम कोयला जलाने से मिलती है। सोच के देखिए, एक तरफ एक छोटी सी गोली के बराबर यूरेनियम और दूसरी तरफ एक पूरा ट्रक भरा हुआ कोयला। इससे क्लियर हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूल कितना ज्यादा एनर्जी डेंस है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, कोयला जलाने से कितना धुआं, पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन न्यूक्लियर फिजन में ऐसी कोई भी हार्मफुल गैस रिलीज नहीं होती, मतलब जीरो एयर पोल्यूशन। ओके, चेन रिएक्शन तो समझ आ गया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये रिएक्शन तो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27। ये तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। और अगर एक चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो एक पावर प्लांट नहीं, एक एटम बॉम्ब बन जाएगा। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा। हमें एक्सप्लोजन नहीं करना है, हमें कंट्रोल्ड वे में इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। तो अब सवाल ये है कि इस एटॉमिक फायर को, इस पावरफुल रिएक्शन को कंट्रोल कैसे किया जाए? इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल रॉड्स का यूज करते हैं। ये रॉड्स बोरॉन या कैडमियम जैसे स्पेशल मटेरियल से बनी होती हैं, जो बेसिकली न्यूट्रॉन्स के दुश्मन हैं। जैसे ही हम इन रॉड्स को रिएक्टर के अंदर डालते हैं, ये एक स्पंज की तरह एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं। जब न्यूट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो आगे के रिएक्शंस भी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये रिएक्टर के ब्रेक्स हैं। जितनी ज़रूरत है उतना प्रेस करो और रिएक्शन कंट्रोल में आ जाता है। रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, जिसे हम मॉडरेटर कहते हैं। फिशन से जो नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ना, वो बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, जैसे एक फास्ट बॉलर की बॉल। हमें उन्हें स्लो करना पड़ता है। इसके लिए हम पूरे रिएक्टर को पानी से भर देते हैं। यहाँ पानी 2 काम करता है। एक, ये फास्ट न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करके उन्हें स्लो कर देता है ताकि वो आगे जाकर ठीक से फिशन कर पाएं। और दूसरा, ये रिएक्टर की हीट को भी अब्जॉर्ब करता है, एक कूलेंट की तरह। तो पानी यहाँ डबल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हमने रिएक्शन को स्टार्ट करना सीख लिया और कंट्रोल करना भी सीख लिया। इस कंट्रोल्ड रिएक्शन से बहुत सारी हीट जनरेट हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इस हीट एनर्जी को हमारे घरों तक पहुंचने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे किया जाए? चलिए अब हम पावर प्लांट के अंदर के पूरे सिस्टम को देखते हैं। ये प्रोसेस आगे बिल्कुल एक प्रेशर कुकर जैसा है। रिएक्टर की हीट से पानी उबलता है और हाई प्रेशर स्टीम बन जाती है। फिर इस पावरफुल स्टीम को हम एक बड़े से फैन यानी स्टीम टरबाइन पर छोड़ते हैं।
स्टीम के फोर्स से टर्बाइन बहुत तेजी से घूमने लगती है। ये टर्बाइन एक शाफ्ट से जनरेटर से कनेक्टेड होती है। जैसे ही टर्बाइन घूमती है, जनरेटर भी घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इस इलेक्ट्रिसिटी को फिर पावर लाइंस के थ्रू हमारे शहरों तक भेज दिया जाता है। चलिए अब इस पूरे प्रोसेस को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में रिवाइज करते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर कौन सी एनर्जी है? दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। जब फिजन होता है तो ये न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी में, यानी हीट। फिर इस हीट से हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। बहती हुई स्टीम में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम में। ये स्टीम जब टर्बाइन को घुमाती है तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है टर्बाइन में, सो इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन। और फाइनली जनरेटर इस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सीक्वेंस क्लियर है? न्यूक्लियर, थर्मल, काइनेटिक, स्टीम, काइनेटिक टर्बाइन, इलेक्ट्रिकल। तो ये था न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का तरीका। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट फ्यूल की तरफ बढ़ते हैं, नेचुरल गैस। आप सबने सीएनजी का नाम तो सुना ही होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गाड़ियां और ऑटोज इस पर चलती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी नेचुरल गैस को यूज करके हम लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं? आइए देखते हैं कि पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस कैसे काम करता है। इस प्लांट का हार्ट है गैस टर्बाइन, जो काफी हद तक एक जेट इंजन की तरह काम करता है। स्टेप 1, एक पावरफुल कंप्रेसर हवा को अंदर खींचता है और उसे बहुत हाई प्रेशर पर कंप्रेस करता है। स्टेप 2, इस हाई प्रेशर एयर में नेचुरल गैस मिक्स की जाती है और उसे आग लगाई जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंबशन। स्टेप 3, इस आग से एक बहुत ही गर्म और हाई प्रेशर गैस का ब्लास्ट पैदा होता है। स्टेप 4, ये ब्लास्ट सीधा टर्बाइन के ब्लेड्स पर टकराता है और उन्हें बहुत हाई स्पीड से घुमाता है। स्टेप 5, और बिल्कुल पहले की तरह ये स्पिनिंग टर्बाइन जनरेटर को घुमाती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। चलिए गैस प्लांट का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ लेते हैं। नेचुरल गैस एक फ्यूल है, जैसे पेट्रोल या डीजल। तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? यस, केमिकल एनर्जी। जब हम इस गैस को जलाते हैं तो ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉट गैस, क्योंकि जलने पर गैस बहुत तेजी से फैलती है। फिर ये हाई स्पीड गैस टरबाइन को घुमाती है तो एनर्जी बन जाती है काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, और आखिर में जनरेटर इसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सीक्वेंस है केमिकल, काइनेटिक गैस, काइनेटिक टरबाइन, इलेक्ट्रिकल। सिंपल है ना? नेचुरल गैस यूज करने का एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल एडवांटेज भी है। जब हम कोयला जलाते हैं तो उसमें सल्फर होता है, जिसके जलने से सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैस बनती है जो आगे जाकर एसिड रेन कॉज करती है। लेकिन नेचुरल गैस में सल्फर नहीं होता, इसलिए नेचुरल गैस को जलाने से पोल्यूशन कोयले के कंपैरिजन में काफी कम होता है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, लेकिन बाकी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स नहीं बनते। तो स्टूडेंट्स, हमने दो बहुत ही पावरफुल एनर्जी सोर्सेज के बारे में जाना, न्यूक्लियर एनर्जी और नेचुरल गैस। दोनों ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं और लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब हम इनके दूसरे पहलू पर नजर डालेंगे ताकि हम समझ सकें कि इनके साथ क्या चैलेंजेस जुड़े हुए हैं। ये एक आसान फैसला नहीं। न्यूक्लियर पावर का सबसे बड़ा हेडेक है उसका वेस्ट, यानी कचरा। ये आम कचरा नहीं है, ये हाईली रेडियोएक्टिव वेस्ट है, जिसमें से लगातार डेंजरस रेडिएशन निकलती रहती है। इसे हजारों सालों तक सेफली स्टोर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा बड़ा रिस्क है एक्सीडेंट का। चेर्नोबिल या फुकुशिमा जैसे हादसों में अगर रेडिएशन लीक हो जाए तो वो बहुत ही फेटल हो सकता है और आने वाली कई जनरेशन्स तक उसका असर रहता है। तो आइए एक क्विक कंपैरिजन करते हैं दोनों पावर प्लांट्स का। फ्यूल की बात करें तो न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम या प्लूटोनियम यूज होता है, जबकि गैस प्लांट में नेचुरल गैस यानी मीथेन। एयर पोल्यूशन के मामले में न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेशन के टाइम कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकालता, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। गैस प्लांट कोयले से कम पोल्यूशन करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो रिलीज करता ही है। वेस्ट की बात करें तो ये न्यूक्लियर प्लांट का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, हाईली रेडियो एक्टिव वेस्ट, जबकि गैस प्लांट का वेस्ट ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और आखिर में रिस्क। न्यूक्लियर प्लांट में सबसे बड़ा रिस्क है रेडिएशन लीक का। गैस प्लांट में फ्यूल कंबशन से जुड़े रिस्क हो सकते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर एक्सीडेंट जितने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के एंड में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूं। हम सब जानते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमारी एनर्जी की जरूरत बहुत बढ़ने वाली है। एक तरफ है न्यूक्लियर पावर, जो कार्बन एमिशंस नहीं करता, लेकिन हजारों सालों तक रहने वाला रेडियो एक्टिव कचरा बनाता है।
दूसरी तरफ हैं फॉसिल फ्यूल्स जैसे नेचुरल गैस जो रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं बनाते लेकिन क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते रहते हैं। तो आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा रिस्क लेना बेहतर है, लंबे समय तक रहने वाला रेडियो एक्टिव वेस्ट या लगातार होने वाला कार्बन एमिशंस? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। थैंक नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर फ्रॉम सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस। आज हम 3 ऐसी नेचुरल फोर्सेस की बात करेंगे जो बहुत पावरफुल हैं, पानी, हवा और सूरज। और हम समझेंगे कि ये हमारे फ्यूचर को, हमारे देश को पावर कैसे दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, जिसमें हम 3 मेजर सोर्सेज डिस्कस करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, विंड और सोलर एनर्जी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा सवाल है, जरा सोचिए इसके बारे में। एक बहती हुई नदी या तेज चलती हुई हवा या सुबह की धूप, ये चीजें तो हम रोज देखते हैं, बिल्कुल कॉमन है। लेकिन ये आपके घर में टीवी, फैन या लाइट कैसे चला सकती हैं? हाउ कैन अ रिवर, द विंड और सनलाइट पावर योर होम? इस सवाल का जवाब इस चैप्टर के एंड तक आप बहुत कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो, नाम में ही इसका मतलब छुपा है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो ये पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी है। ये ग्रीन एनर्जी के सबसे पुराने और सबसे एस्टैब्लिश्ड फॉर्म्स में से एक है। आपने बड़े बड़े डैम्स के बारे में सुना होगा, वही इस एनर्जी को जनरेट करते हैं। चलिए इसके पीछे की साइंस को आसानी से समझते हैं। देखिए, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है। इसकी पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझो। स्टेप 1, जब डैम में पानी को एक हाइट पर स्टोर किया जाता है तो उस रुके हुए पानी में एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टेप 2, फिर जब डैम के गेट्स खोले जाते हैं तो ये पानी बहुत तेजी से नीचे बहता है। अब रुके हुए पानी की पोटेंशियल एनर्जी बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखो, जहां मूवमेंट है वहां काइनेटिक एनर्जी है। स्टेप 3, ये तेजी से बहता हुआ पानी नीचे लगे टरबाइन पर गिरता है और टरबाइन बहुत तेजी से घूमने लगता है। मतलब पानी की काइनेटिक एनर्जी अब टरबाइन की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो गई। स्टेप 4, ये घूमता हुआ टरबाइन एक जनरेटर से कनेक्ट होता है जो इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और हमें बिजली मिल जाती है। So the crucial point here is the energy conversion chain. इसको हमेशा याद रखो। Stored water में potential energy, फिर flowing water में kinetic energy, उससे घुमा टरबाइन यानी मैकेनिकल एनर्जी और टरबाइन ने घुमाया जनरेटर जिससे फाइनली मिली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। PKME सिंपल सीक्वेंस है, इसे भूलना नहीं है। तो अगर एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या लिखना है? लेट्स रीड इट केयरफुली। Hydroelectric power is a method of generating electricity using the kinetic energy of flowing water, which is derived from the potential energy of water stored in a dam. अब इस डेफिनेशन को तोड़कर आराम से समझते हैं। ये कह रहा है कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक तरीका है जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर यानी बहते हुए पानी की एनर्जी को यूज करते हैं। अच्छा, और ये काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन अ डैम। मतलब डैम में जो पानी स्टोर किया था उसकी पोटेंशियल एनर्जी से ही ये काइनेटिक एनर्जी बनी है। बिल्कुल सिंपल। एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाए तो यही लिखना है। अब देखो, हर टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। पहले हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड। मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आपको कोयला, पेट्रोल या गैस कुछ भी जलाने की जरूरत नहीं है। सब काम पानी से हो रहा है, इसलिए इससे पोल्यूशन नहीं होता और फ्यूल का खर्चा भी बच जाता है। बिल्कुल सही। और दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन। इसका मतलब है कि इसे लगातार बिना रुके बिजली बनाई जा सकती है। खास करके रेनी सीजन में जब बारिश की वजह से डैम्स में पानी का लेवल बहुत हाई होता है, तब पावर जनरेशन फुल कैपेसिटी पर चलता है और हमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलती रहती है। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर जो काफ़ी सीरियस हैं। डैम बनाने के लिए नदी के पानी को रोककर एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर यानी जलाशय बनाना पड़ता है। इस जमे हुए पानी की वजह से आसपास के इलाके पानी में डूब जाते हैं। वहाँ बसे हुए गांव, शहर, खेती की ज़मीन और जंगल सब सबमर्ज हो जाते हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। जब लोगों को उनके घरों से, उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सोच के देखिए, लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है, तो ये आसान नहीं है। So, the crucial point is that while it is a clean energy, इसके शुरुआती सेटअप की वजह से बहुत बड़े सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके,
तो ये थी पानी की कहानी। चलो अब हम अपने नेक्स्ट सोर्स की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे विंड एनर्जी की, यानी हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। ये भी एक बहुत पॉपुलर ग्रीन एनर्जी सोर्स है, खासकर उन इलाकों में जहां साल भर तेज हवा चलती है। आपने जरूर देखे होंगे खेत खलियान में बड़े बड़े पंखे जैसे स्ट्रक्चर्स, उन्हें ही विंड टर्बाइन्स कहते हैं। इसका कोर प्रिंसिपल तो बहुत ही सिंपल है। देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में हम पानी की काइनेटिक एनर्जी यूज करे थे, यहां हम हवा की काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं। सिंपल, बहती हुई हवा में काइनेटिक एनर्जी होती है। विंड एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट बस इसी एक लाइन पर बेस्ड है कि हवा की इस काइनेटिक एनर्जी को पकड़ो और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। दैट्स इट। इतना ही आसान प्रिंसिपल है इसका। और जो डिवाइस ये काम करता है उसे कहते हैं विंड टर्बाइन। इसकी डेफिनेशन है, अ विंड टर्बाइन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखा, ये डेफिनेशन कितनी सिंपल है। विंड टर्बाइन एक मशीन है। उसका काम क्या है? हवा की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में टर्बाइन पानी से घूमता था, यहाँ टर्बाइन हवा से घूमता है। उस टर्बाइन के घूमने से जनरेटर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस एनर्जी का सोर्स पानी की जगह हवा है। लेकिन एक बात है, विंड टर्बाइन आप हर जगह नहीं लगा सकते। इसके लिए सही लोकेशन चुनना बहुत जरूरी है। ऐसी जगह चाहिए जहां हवा की स्पीड यानी विंड वेलोसिटी कंसिस्टेंटली हाई रहती हो। अगर हवा धीरे चलेगी या रुक रुक कर चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी ठीक से नहीं बनेगी। इसलिए ऐसी मशीन्स को आमतौर पर सी शोर्स यानी समुद्र के किनारों पर लगाया जाता है। यस, दैट्स द मेन कंडीशन। सीशोर्स के अलावा खुले मैदान या पहाड़ों की चोटियों पर भी विंड टर्बाइन्स इंस्टॉल किए जाते हैं। इन शॉर्ट, कोई भी ऐसी जगह, एनी एनवायरनमेंट विद अप्रोप्रिएट एंड कंसिस्टेंट विंड फ्लो विंड एनर्जी के लिए सूटेबल है। चलिए, पानी हो गया, हवा हो गई, अब आते हैं एनर्जी के अल्टीमेट सोर्स पर, द सन। सो हमारा तीसरा टॉपिक है सोलर एनर्जी, यानी सूरज से मिलने वाली एनर्जी। ये टेक्नोलॉजी बाकी दोनों से काफी नई है, लेकिन इसमें फ्यूचर की एनर्जी नीड्स को पूरा करने का सबसे ज्यादा पोटेंशियल माना जाता है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करती है। सोलर एनर्जी का जो कोर प्रिंसिपल है वो एक साइंटिफिक इफेक्ट पर बेस्ड है जिसे कहते हैं फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। The photovoltaic effect is the generation of a potential difference in a semiconductor material like silicon when it is exposed to sunlight. ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। चलो इसके नाम को ही ब्रेक करते हैं। फोटो, इसका मतलब होता है लाइट यानी सूरज की रोशनी, और वोल्टेक, ये वर्ड वोल्टेज से आया है जिसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट का सीधा सा मतलब है सनलाइट की वजह से वोल्टेज का पैदा होना। जब सूरज की रोशनी सिलिकॉन जैसे एक स्पेशल मटेरियल पर पड़ती है तो उस मटेरियल के अंदर अपने आप एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जनरेट हो जाता है। तो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट का रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल्स जो इस इफेक्ट पर काम करते हैं वो सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो डायरेक्ट करंट यानी डीसी होती है। हमारे घरों में आमतौर पर ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी यूज होती है, तो डीसी को बाद में एक इन्वर्टर की मदद से एसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, सनलाइट स्ट्राइक्स द सिलिकॉन सोलर सेल, मतलब सूरज की रोशनी सोलर सेल पर गिरती है। स्टेप 2, जैसे ही रोशनी गिरती है फोटोवोल्टेइक इफेक्ट शुरू हो जाता है और सेल के दोनों तरफ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। स्टेप 3, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बना करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। दिस कॉजेज अ फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट डीसी। बस हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। कितना शानदार प्रोसेस है, ना कोई मूविंग पार्ट, ना कोई टर्बाइन, सीधे सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी को यूज करने की 2 मेन टेक्नोलॉजीज हैं। पहली है फोटोवोल्टिक सेल्स। ये वही सोलर पैनल्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। These are devices that directly convert sunlight into electricity. ये आपने घरों की छतों पर या बड़े बड़े सोलर फार्म्स में जरूर देखे होंगे। और दूसरी टेक्नोलॉजी है सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स। ये थोड़ी अलग चीज है। कॉन्सेंट्रेटर्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाते। ये बड़े बड़े मिरर्स या लेंसेज का सिस्टम होता है जिनका काम है बहुत सारे एरिया में पड़ने वाली सनलाइट को एक छोटे से पॉइंट पर फोकस या कॉन्सेंट्रेट करना। इससे वहां बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है जिससे पानी को उबालकर स्टीम बनाई जा सकती है और फिर उस स्टीम से टर्बाइन घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, हमने तीनों मेजर ग्रीन एनर्जी सोर्सेज को डिटेल में समझा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, विंड और सोलर। तीनों ही क्लीन एनर्जी के सोर्सेज हैं। तीनों के अपने अपने फायदे हैं और अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। अब इन तीनों को एक साथ साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। लेट्स गेट टू द वर्डिक्ट। ओके,
इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। पहला है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। इसका की प्रिंसिपल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। मेजर एडवांटेज, नो फ्यूल रिक्वायर्ड, कोयला पेट्रोल का कोई खर्चा नहीं। और मेजर डिसएडवांटेज, सबमर्जेंस ऑफ लैंड, जमीन का डूब जाना। अब देखते हैं विंड एनर्जी। इसका की प्रिंसिपल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड। मेजर एडवांटेज क्या है? ये नेचुरल एयर फ्लो को यूज करता है जो फ्री है। और मेजर डिसएडवांटेज, इट इज डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। हर जगह तेज हवा नहीं चलती, इसीलिए ये हर जगह इफेक्टिव नहीं है। और आखिर में सोलर एनर्जी। की प्रिंसिपल, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। इसका मेजर एडवांटेज है डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सीधे धूप से बिजली, कोई लंबा चौड़ा मैकेनिकल प्रोसेस नहीं। और मेजर डिसएडवांटेज, ये सनलाइट पर डिपेंडेंट है। रात में या जब बादल हों तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रुक जाता है। तो अब जब आप तीनों सोर्सेस के बारे में जानते हैं, उनके प्रोज और कॉन्स को समझते हैं, तो एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। सोचिए इसके बारे में। विच एनर्जी सोर्स डू यू थिंक इज बेस्ट फॉर इंडियाज फ्यूचर? क्या हमें बड़े बड़े डैम्स पर फोकस करना चाहिए, या हर तरफ विंड टर्बाइन्स लगाने चाहिए, या फिर हर घर की छत पर सोलर पैनल्स? या फिर क्या इनका कोई कॉम्बिनेशन, एक मिक्स हमारे देश के लिए सबसे बेहतर होगा? इस पर सोचिए, अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट एंड प्लानिंग। इस सवाल के साथ सोचते रहिए और सीखते